जी अस्सलाम वालेकुम। IS 41 स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक समरी से शेयर करेंगे हम। अच्छा जी, IS 41 में बेसिकली ये उसी को समरी हेल्प करेगी जिसने पहले एक क्लासेस प्रॉपर ली हुई हैं, तो एक प्रॉपर समरी उसकी ज़रा शेयर कर लेते हैं। IS 41 में जी सबसे पहले स्कोप पैरा है। स्कोप पैरा में ये बताया जाएगा कि IS 41 कहाँ अप्लाई होता है। तो जी IS 41 अप्लाई होता है बायोलॉजिकल एसेट्स पे। बायोलॉजिकल एसेट्स से क्या मुराद है? लिविंग ट्रीज़ हैं, लिविंग एनिमल्स हैं। एक चीज़ को उसने बाहर निकाला है, बियरर प्लांट, वो मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ। फिर इसके अलावा IS 41 जी अप्लाई होगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, यानी अगर काव है तो मिल्क निकालते हुए, अगर शीप है तो उसका जो वूल है एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, यानी जिस वक्त आप वूल उतार रहे हैं। अच्छा, और IS 41 अप्लाई करेगा कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर इन सर्टन सिचुएशंस। अब हम ये देखते हैं जी IS 41 कहाँ अप्लाई नहीं करेगा। तो उसमें ऐसा है कि IS 41 हार्वेस्टेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे अप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज जब आपने मिल्क निकाल के अलग रख लिया तो अब इस पे IS 2 लगेगा, अगले ही लम्हे इस पे IS 2 लग जाएगा। और जो लैंड है और इंटेंजिबल्स हैं, एग्रीकल्चर वाले बिजनेस जो बंदा कर रहा है उसके पास, ऑब्वियसली इन पे IS 16 और IS 38 लगेगा। और बियरर प्लांट्स के ऊपर भी IS 41 नहीं लगेगा। वो भी देखते हैं हम क्या होते हैं। अच्छा जी, बायोलॉजिकल एसेट कहते हैं लिविंग एनिमल और प्लांट को, सच ए शीप, काउस, प्लांट, ट्रीज एंड सो ऑन। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहते हैं उनसे जो चीज़ निकले, मिसाल के तौर पे मिल्क, वूल, एप्पल एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। हार्वेस्ट होता है डिटैच करना, अलग करना, डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल एसेट। जैसे वूल का उतार लेना, मिल्क का निकाल लेना। और अगर एनिमल की लाइफ एंड हो जाए और आप उसको ज़िबा कर दें, तो या उसकी डेथ हो जाए और उसको कट डाउन कर दिया जाए, तो डेट इज़ ऑल्सो आ हार्वेस्टिंग, यानी डिटैच कर दिया गया उस जानवर के। मरने वाला था तो किसी ने उसको ज़िबा कर दिया, उसके गोश्त के टुकड़े बना लिए, तो डेट इज़ ऑल्सो आ हार्वेस्ट। अच्छा, ये स्टैंडर्ड मेरे भाई तब लगता है जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही हो। अगर आपके पास लाइव एनिमल्स हैं, लाइव प्लांट्स हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज़ नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली फिर ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। क्या मतलब है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हो। किस किस की बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन? क्या मतलब? अगर आपने एक काऊ रखी है सेल के लिए, या आपने कोई और एनिमल्स रखे हैं सेल के लिए, तो डेट इज़ एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अगर आपने एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स बेबीज़ के लिए एनिमल्स को ख़रीदा है कि उनसे बेबीज़ होंगे, तो ये भी अगेन एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। और अगर आप ने काऊ इसलिए ख़रीदी है कि उससे हार्वेस्टिंग, मिल्क निकालेंगे, या एप्पल का दरख्त इसलिए लगाया है कि उससे एप्पल प्लक करेंगे, या आपने शीप इसलिए ख़रीदी है कि उससे वूल उतारेंगे, तो ये भी हार्वेस्टिंग है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की फ्रॉम दैट एसेट। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक लफ्ज़ ऊपर यूज़ हुआ है। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें आप चीज़ों की ग्रोथ वगैरह और डी जनरेशन, उससे बेबीज़ और पैदा होना, इस सारे को मॉनिटर करें, जिसकी वजह से उस चीज़ की क्वालिटी में या क्वांटिटी के अंदर चेंज आ जाए। अच्छा जी, IS 41 जो है वो कहता है बियरर प्लांट्स के ऊपर नहीं लगेगा। नो, व्हाट आर बियरर प्लांट्स? बियरर प्लांट्स वो होते हैं भाईजान जिसमें 3 बातें पाई जाएँ, क्योंकि 3 बातों के दरमियान एंड लिखा हुआ है। व्हाट आर बियरर प्लांट्स? बियरर प्लांट्स वो हैं जिनको आप यूज़ करते हैं। इसकी एक मिसाल लेते हैं, जिनको आप मिसाल के तौर पे मैंगो ट्री इज़ अ बियरर प्लांट। वाई? बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इससे मैंगो प्रोड्यूस होते हैं हर साल, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 1 पीरियड। और ये एक साल से ज़्यादा के लिए मैंगोज देंगे। और तीसरी शर्त, इनकी लकड़ी, इट हैज़ अ रिमोट चांस ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसकी लकड़ी स्क्रैप के तौर पे बिकनी है, इसकी लकड़ी कोई महंगी नहीं है जो बाजार में बिके। जिस प्लांट में 3 बातें पाई जाएं वो प्लांट बियरर प्लांट है।
ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी फलों के लिए हो या सब्जियों के लिए हो, 1 साल से ज़्यादा दे ये चीज़ें और इसका रिमोट चांस हो कि इसको बेचेंगे और इसकी लकड़ी से फ़ायदा उठाएंगे। तो 3 बातें जिसमें पाई जाएं, दैट विल बी कॉल्ड एज बियरर प्लांट। एग्जाम्पल्स मैंगो ट्रीज, ट्री बुशेस, ग्रेप वाइन्स एंड रबर ट्रीज, पाम ट्रीज। अकाउंटिंग, इनिशियली अब इनको रखा जाएगा कॉस्ट पे क्योंकि इस पे IAS 41 नहीं लगता, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फिर आप कॉस्ट पे कर लें या रिवोल्यूशन मॉडल पे कर लें, और इनकी कॉस्ट CWIP की तरह मैयर होगी, यानी जैसे जैसे इस दरख्त पे खर्चा हो रहा होगा सीड लगाने का और बाकी सारा, वैसे वैसे आप उसको कैपिटलाइज कर रहे होंगे। अब कौन सी चीज़ें बियरर प्लांट नहीं है? अच्छा, आपने कोई प्लांट्स हैं वो कल्टीवेट किए हैं टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी आपने कोई दरख्त लगाया है और ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको उसकी लकड़ी आपको चाहिए, जैसे फर्नीचर के लिए दरख्त लगाते हैं, तो डैट विल नॉट बी अ बियरर प्लांट क्योंकि उसकी लकड़ी फिर स्क्रैप सेल के तौर पे नहीं बिकेगी। इसी तरह प्लांट्स आपने कल्टीवेट किए हैं टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, प्लांट आपने कल्टीवेट किया है टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे वॉलनट होता है ना, वॉलनट, उससे आप वॉलनट भी उतारते हैं और उसकी लकड़ी भी बड़ी महंगी होती है, तो उसकी फिर लकड़ी स्क्रैप सेल के तौर पे नहीं बिकती। तो उसमें पहली 2 बातें तो पाई जा रही हैं जो सबसे टॉप पे हमने पढ़ी हैं, लेकिन उसमें तीसरी बात नहीं पाई जा रही। दैट्स वाई उसकी लकड़ी महंगी बिकती है। तो हमने लिखा है यहाँ प्लांट्स कल्टीवेटेड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेयर एंटिटी विल ऑल्सो हार्वेस्ट, जहाँ वॉलनट भी उतारेंगे और बाद में बेचेंगे भी प्लांट को एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी उसको कट डाउन करके बेचेंगे भी। तो ऑब्वियसली फिर दैट इज नॉट अ बियरर प्लांट क्योंकि तीसरी शर्त नहीं पाई जा रही। एंड इन द एंड एनुअल क्रॉप्स, मेज और पोटैटोज, तो जैसे ही आप उनकी फसल आती है एक साथ ज़्यादा तो आती नहीं, वो तो आप मेरे ख्याल से पोटैटो जब उतारते हैं तो उसके साथ जो शाखें नीचे ज़मीन में गई होती हैं वो भी सारी जड़ें उतार लेते हैं, तो इसलिए ये तो बियरर प्लांट नहीं है। अच्छा, लेकिन प्रोड्यूस गोइंग ऑन बियरर प्लांट इज़ अ बायोलॉजिकल एसेट, यानी मैंगोज जो उसके ऊपर लगे हुए हैं वो बायोलॉजिकल एसेट हैं जब तक लगे हैं, लेकिन जिस वक्त आप उतारेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट उनको कहा जाएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अच्छा जी, इसके बाद रिकॉर्डिंग बायोलॉजिकल एसेट्स हों, यानी एनिमल्स वगैरह या प्लांट्स वगैरह, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, मिल्क वगैरह, ये इन सबको आपने रिकॉर्ड सिर्फ किताबों में तब करना है जब आपका इस पर कंट्रोल हो, फ्यूचर में इससे बेनिफिट आने हो और फेयर वैल्यू या कॉस्ट इनकी रिलायबली मैयर हो रही हो। मैयरमेंट किस पे करनी है? बायोलॉजिकल एसेट्स को इनिशियल मैयरमेंट आपने करनी है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे, और सब्सिक्वेंट मैयरमेंट भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे करनी है, गेन लॉस को P&L में ले जाना है। और एग्री हाउएवर इट विल बी केप्ट एट IAS 16। अगर कोई आपने ऐसा बायोलॉजिकल एसेट मंगवाया है बाहर के मुल्क से, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी कौ है जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, फिर इसकी फेयर वैल्यू तो पता नहीं चल रही, फिर आप इसको कॉस्ट पे रख लें IAS 16 में, कोई मसला नहीं। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हमेशा एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट आपने किस पे रखना है? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे, विद गेन और लॉस टू बी टेकन टू P&L। और जब हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो फिर आपने IAS 2 लगाना है, और IAS 2 के लिए कॉस्ट वो होगी जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे इसकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ऐसा कोई तस्वर नहीं है कि इसकी फेयर वैल्यू मैयर नहीं हो सकती। बायोलॉजिकल एसेट में ऐसा है कि अगर इसकी फेयर वैल्यू मैयर ना हो सके तो इसको किस पे रख लें? बोलें, कॉस्ट पे रख लें। अच्छा जी, फेयर वैल्यू बायोलॉजिकल एसेट्स की मार्केट में कोटेड प्राइस होगी। अगर फ्यूचर में आपने कोई बायोलॉजिकल एसेट बेचने का माहिदा किसी से कर लिया कि इस प्राइस पे बेचेंगे, तो उस फ्यूचर सेल प्राइस को, चाहे बाइंडिंग एग्रीमेंट भी है, आप फेयर वैल्यू नहीं ले सकते, आपने मार्केट की फेयर वैल्यू पे ही बायोलॉजिकल एसेट्स को मैयर करना है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कॉस्ट ही फेयर वैल्यू हो जाती है। कैसे? मिसाल के तौर पे आपने कोई बायोलॉजिकल एसेट परचेज किया 28 दिसंबर को प्लांट, और वो प्लांट जो है उसको भी 3 दिन हुए हैं ख़रीदे हुए, तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप उसकी फेयर वैल्यू निकालें, उसमें तो इतनी चेंज ही नहीं आई। या न्यूली एक्वायर्ड लाइफ स्टॉक है, मिसाल के तौर पे आपने कोई लाइफ स्टॉक बाय किया है, आपने कोई जानवर बाय किया है 28 दिसंबर को, अभी 31 दिसंबर को फेयर वैल्यू में कितनी चेंज आ गई होगी, वही कॉस्ट ही फेयर वैल्यू ले सकते हैं आप। और आपने कोई सीडलिंग्स यानी सीड आपने ज़मीन के अंदर बोए हैं, तो उससे कितना दरख्त निकल आया होगा कि उसकी फेयर वैल्यू निकालें 2-3 दिन के अंदर, तो इनकी कॉस्ट ही ले लें आप फेयर वैल्यू। इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन प्राइस इज नॉट मटेरियल, ये वही मिसाल जो मैंने आपको दी, जैसे कोई पाइन प्लांटेशन ट्री है
अब 30 साल में से पहले 2-3 साल की उसकी प्राइस में कितना चेंज आ जाना है उसकी, तो इसलिए उसकी कॉस्ट भी फेयर वैल्यू ली जा सकती है। हाँ, अगर कोटेड मार्केट प्राइसेस अवेलेबल ना हो तो फिर आप मजबूरन मैयर कर लें उनको कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे, फिर आप ऑब्वियसली उस पर IAS 16 लगा रहे होंगे। लेकिन जब ऐसी चीजें जिनकी कॉस्ट फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है और कल कलांको उनकी फेयर वैल्यू अवेलेबल हो जाए, जैसे अफ्रीकन काऊ है, आपको देख के बाकी लोग भी पाकिस्तान में ले आए, तो फिर आप उनको फेयर वैल्यू के ऊपर ले आए। अच्छा जी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हमेशा आपने फेयर वैल्यू पे रखना है जो मार्केट में प्राइस है, और उसके अंदर फेयर वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट कैन ऑलवेज बी मेजर्ड रिलायबली। इसमें यह नहीं हो सकता कि इनको कॉस्ट पे रखें। अच्छा, फेयर वैल्यू के साथ हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मेजरमेंट में फेयर वैल्यू में से कॉस्ट टू सेल माइनस करनी होती है। अब कॉस्ट टू सेल में क्या चीज़ें आनी हैं भाई? इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो भी हैं, मिसाल के तौर पे कमीशन टू ब्रोकर्स, हुकूमत को आपने कोई ड्यूटीज़ पे की, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस पे किए परचेज के वक्त, ये सारे के सारे कॉस्ट टू सेल का पार्ट बनेंगे। लेकिन एक्सक्लूजन्स में आएगा फाइनेंस कॉस्ट, इनकम टैक्स, एडवर्टाइजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं बनेंगी। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट्स मेरे भाई, बायोलॉजिकल एसेट्स, अगर ऐसे आपके पास बायोलॉजिकल एसेट्स हैं जिनको आपने फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखा हुआ है, तो उनमें अगर ग्रांट गवर्नमेंट ने आपको कर दी है, यानी गवर्नमेंट ने आपको कोई पैसे ग्रांट किए हैं और कोई कंडीशन नहीं लगाई ग्रांट पे, तो जैसे ही ग्रांट आपको रिसीवेबल हो वैसे ही इनकम में बुक कर लें। जैसे ही गवर्नमेंट ने कहा मैं आपको आके दे देती हूं, आप एंट्री करें रिसीवेबल, डेबिट, इनकम, क्रेडिट, कोई कंडीशन नहीं लगाई गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कहा ये लो पकड़ो ग्रांट। अगर गवर्नमेंट ने ग्रांट देते हुए कोई कंडीशन लगाई है तो फिर आप जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे एज एन इनकम जब कंडीशन पूरी हो जाए, जब कंडीशन पूरी हो जाए। अब उसमें टर्म्स कई दफ़ा ऐसी लिखी होती हैं कि कंडीशन पूरी होने में गवर्नमेंट कह दे 5 साल तक ये फसल काश्त करते रहो और हर साल के एंड पे आप थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू बुक करते रहेंगे, यानी ग्रांट को इनकम में डालते रहेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो शराइत पूरी हो रही हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट कह दे 5 साल तक तुम ये करोगे, 5वें साल के एंड पे जाके मैं तुम्हें ये राइट दूंगी कि इस ग्रांट को तुम कंडीशन पूरी करने वाले समझे जाओगे, फिर आप 5वें साल के एंड पे इसको इनकम में डालें, फिर साथ साथ इनकम में ना डालें। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी बात नहीं की और गवर्नमेंट ने कहा ये ग्रांट पकड़ो, जैसे जैसे साल पूरा होते जाए वैसे वैसे तुम इनकम में डालते जाओ, फिर आप साथ साथ भी इनकम में डाल सकते हैं। लेकिन अगर बायोलॉजिकल एसेट को आपने कॉस्ट पे रखा हुआ है या ये बियरर प्लांट है, तो ऐसी सूरत के अंदर आप फिर IAS 41 नहीं लगाएंगे इन गवर्नमेंट ग्रांट्स पे, इस पे लगेगा भाईजान IAS 20। अगली बात मैं ले लेता हूं सवाल आपका। अगली बात, ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स। ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स के बारे में मोहतरम ये रूल है कि फेयर वैल्यू मेजरमेंट बायोलॉजिकल एसेट्स की जब कर रहे हो तो बेहतर है ग्रुपिंग कर लें। अब 50 काऊ है, वो 2 साल वाली हैं, 60 काऊ है 3 साल वाली हैं, उनका ग्रुप बना के उनकी वैल्यू लगवा लें। एक एक गाय को तो नहीं बाजार में लेके जा सकते, लेकिन मार्केट के एट्रीब्यूट्स चूज करें जिस तरह मार्केट में उनको मेजर किया जाता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की भी ग्रुपिंग की जा सकती है। उसके बाद बायोलॉजिकल एसेट्स जो लैंड के साथ अटैच हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि एक पूरा बाग है, उस बाग के अंदर जो है वो लैंड भी है, उसके ऊपर प्लांट भी हैं। अब अगर आप प्लांट की वैल्यू अलग से निकालना चाहते हैं तो लैंड और प्लांट की ओवरऑल वैल्यू लगा के लैंड की वैल्यू उसमें से माइनस कर लें, देन यू विल बी एबल टू गेट द प्राइस ऑफ दैट दरख्त। ये थी जी हमारी डिस्कशन, तो इसको हम क्लोज करते हैं यहां पे।